सोचिए, रावलपिंडी पाकिस्तान। मई की जलती हुई दोपहर, सड़कें एकदम खाली, हवा में सिर्फ धूल और एक अजीब सी खामोशी। इसी वीराने में एक पुराना नीला पानी का टैंकर धुआं छोड़ता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब देखने में तो ये सिर्फ एक मामूली टैंकर लगता है ना, पर इसके अंदर एक ऐसा राज छिपा है जो दो देशों के बीच जंग की वजह बन सकता है। जरा इस आदमी को देखिए जो स्टीयरिंग व्हील पर बैठा है, पसीने में भीगा हुआ, बड़ी हुई दाढ़ी, मैले कुचैले कपड़े। ये है अब्दुल, एक आम सा पाकिस्तानी मजदूर। लेकिन उसकी थकी हुई आंखों के पीछे एक ऐसा दिमाग चल रहा है जो किसी शिकारी की तरह तेज और खतरनाक है। ये कोई आम मजदूर नहीं है, ये है रॉ का सबसे काबिल जासूस, जिसने अपने मिशन के लिए अपनी पहचान को पूरी तरह मिटा दिया है। ये आवाज है रॉ चीफ की, और उनका आदेश बिल्कुल साफ है। एक ऐसे दुश्मन को खत्म करना है जिसकी मौत लगे ही नहीं। मतलब एक ऐसा कत्ल जिसका कोई कातिल ही ना हो। एक परफेक्ट क्राइम जो इतिहास में हमेशा के लिए एक राज बनकर दफन हो जाए। तो आखिर ये मिशन था क्या, और क्यों इसे नामुमकिन माना जा रहा था? टारगेट था जलालुद्दीन लश्कर, भारत का मोस्ट वांटेड दुश्मन, और जगह कैंप 4, पाकिस्तान का वो किला जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहां घुसने का मतलब था सीधी जंग का ऐलान। तो सवाल ये था कि इस नामुमकिन काम को अंजाम दिया कैसे जाए। इस मिशन का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या बम नहीं था, नहीं, वो था एक चेहरा, एक पहचान। कबीर, जो पलक झपकते ही दुश्मन की गर्दन तोड़ सकता था, उसे बनना था अब्दुल। एक ऐसा थका हारा मजदूर जिसे देखकर किसी को जरा सा भी शक न हो। और यही तो एक जासूस की असली ताकत होती है ना? भीड़ में इस तरह गुम हो जाना कि कोई उस पर दूसरी नजर डाले ही नहीं। तो अब सवाल ये था कि कबीर उस किले के पास तक भी कैसे पहुंचता। सामने से तो जा नहीं सकते, वो तो सीधी सीधी मौत थी। इसलिए उसने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, बिल्कुल एक ट्रोजन हॉर्स की तरह। कबीर ने दुश्मन की सबसे कमजोर नस पकड़ी, पानी। रावलपिंडी में पानी की भारी किल्लत थी, और इसी का फायदा उसने उठाया। अब्दुल बनकर रोज पूरे 1.5 महीने तक वो ब्रिगेडियर तारिक के घर पानी पहुंचाता रहा। पर वो सिर्फ पानी नहीं पहुंचा रहा था, नहीं, वो अपनी आंखों से पूरे कैंप को स्कैन कर रहा था। हर दीवार, हर कैमरा, गार्ड्स की शिफ्ट्स, सब कुछ उसके दिमाग में छप रहा था। ठीक है, तो बाहर की रैकी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब था असली चैलेंज। किले के अंदर कैसे घुसा जाए। इसके लिए कबीर ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, उसने एक जाल बिछाया, एक ऐसा जाल जिसमें शिकार खुद चलकर आने वाला था। तो एक दिन ठीक प्लान के मुताबिक ब्रिगेडियर तारिक की जीप खराब हो गई। ब्रिगेडियर गुस्से से आग बबूला, और तभी एक डरा सहमा सा अब्दुल आगे आया। बोला, साहब, मैं पहले फैसलाबाद में मैकेनिक था, और बस कुछ ही मिनटों का ड्रामा और जीप स्टार्ट। ब्रिगेडियर ऐसा इंप्रेस हुआ कि उसने उसे कैंप के अंदर ड्राइवर की नौकरी ही ऑफर कर दी। पहला दरवाजा खुल चुका था। तो अब कबीर दुश्मन के अड्डे में था, पर यहाँ उसका हथियार चालाकी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी थी। जी हाँ, बेवकूफ़ी। वो जानबूझकर गालियां सुनता, अफसरों के जूते पॉलिश करता, मतलब हर वो काम करता जिससे लोग उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें। और यही तो उसका प्लान था। वो सबके बीच होकर भी एक घोस्ट यानी भूत की तरह था जो किसी को दिखाई नहीं देता। ठीक है, अंदर तो पहुंच गए, पर अब सबसे मुश्किल सवाल सामने था। हत्या कैसे होगी, वो भी बिना किसी हथियार के। अरे, उस कैंप में तो एक सुई तक ले जाना नामुमकिन था। तो फिर कबीर अपने टारगेट को खत्म कैसे करता? और फिर एक दिन 2 सिपाहियों की एक बहुत ही मामूली सी गपशप से कबीर को वो जानकारी मिली जो सोने से भी कीमती थी। उसे पता चला कि जलालुद्दीन को अस्थमा है। बस एक छोटी सी बात है ना, पर यही छोटी सी बात इस पूरे मिशन का गेम चेंजर बनने वाली थी। तो कबीर का हथियार क्या था? वो थी उसकी कलाई पर बंधी एक पुरानी घड़ी। जी हाँ, एक घड़ी। और उस घड़ी के अंदर छिपी थी एक माइक्रो नीडल, एक छोटी सी सुई। और उस सुई में था सक्सीनाइल कोलीन, एक ऐसा जहर जो चुपके से दिल को रोक देता है। और कमाल की बात ये कि पोस्टमार्टम में इसका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। मतलब मौत बिल्कुल नेचुरल लगती। तो अब स्टेज सेट था, हथियार तैयार था, टारगेट सामने था। बस एक मौके की तलाश थी। एक ऐसा मौका जब कबीर और जलालुद्दीन अकेले हों,
और फिर खेल शुरू हो। और कबीर ने ये मौका खुद बनाया। उसका प्लान देखिए कितना शानदार था। उसने जलालुद्दीन के गेस्ट हाउस के बाथरूम के पानी की पाइपलाइन में चुपके से मिट्टी भर दी। अब पानी बंद तो प्लम्बर को तो बुलाना ही था। जैसे ही असली प्लम्बर उस्मान कैंप की तरफ आया, कबीर ने उसे रास्ते में ही उठा लिया और उसका भेस बदलकर खुद पहुंच गया गेस्ट हाउस। कमाल है ना। अब वो अपने टारगेट से सिर्फ एक दरवाजे की दूरी पर था। अंदर पहुंचकर कबीर ने जानबूझकर अपने औजारों से ठक-ठक की आवाज करनी शुरू कर दी। जलालुद्दीन, जो वैसे भी चिड़चिड़ा था, गुस्से में बाथरूम में आया और जैसे ही वो अंदर आया, खटाक, कबीर ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। अगले कुछ सेकंड्स सब कुछ खामोशी से हुआ। एक सटीक कराटे चॉप और फिर घड़ी से निकली वो माइक्रो नीडल भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जमीन पर था। सीन को परफेक्ट बनाने के लिए कबीर ने उसकी लाश के पास अस्थमा का इन्हेलर रख दिया और चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। द परफेक्ट क्राइम एग्जीक्यूट हो चुका था। काम तो हो गया, पर मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी उस किले से जिंदा बाहर निकलना, मतलब एक भूत की तरह गायब हो जाना। उधर जैसे ही जलालुद्दीन की लाश मिली, पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। सायरन गूंजने लगे, फौजी इधर उधर भाग रहे थे और हर किसी को यही लग रहा था कि ये बस एक मेडिकल इमरजेंसी है, शायद अस्थमा का अटैक आया होगा। एक तरफ कैंप के अंदर ये सब हड़कंप मचा था और दूसरी तरफ कैंप के गेट से एक पानी का टैंकर बहुत ही खामोशी से बाहर निकल रहा था। कबीर, जो अब फिर से अब्दुल बन चुका था, आराम से बाहर जा रहा था। किसी को भनक तक नहीं लगी कि असली कातिल उनकी नजरों के ठीक सामने से निकल गया। और उसी रात दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आया। बस 3 शब्द, द ग्लास इज एम्प्टी। मतलब काम हो गया, मिशन सक्सेसफुल, भारत का एक दुश्मन खत्म और दुनिया के लिए ये बस एक और नेचुरल डेथ थी। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि एक जासूस की असली जीत आखिर है क्या? क्या दुश्मन को मार देना, या फिर एक ऐसी कहानी गढ़ देना जिसपे पूरी दुनिया आंख बंद करके यकीन कर ले? शायद असली जीत तो इसी में है कि दुनिया को कभी पता ही ना चले कि कोई जंग लड़ी भी गई थी।